हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके लेक्चर नंबर हम 31 के ऊपर बात कर रहे हैं बेटा। इससे पहले के जितने भी लेक्चर मैंने पूरी प्लेलिस्ट नीचे बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चेक कर सकते हो। और एमएससी की बहुत सारी मैथ, अप्रोक्सीमेट में 10 मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ, उनका लिंक भी सभी का मैंने नीचे दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप जाके नोट्स भी ले सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये आज का हमारा टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने 2 पार्ट बाउंड्री वैल्यू में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया था, जो कि आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ये 8 मार्क्स का आता है, प्लस में ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ एग्जाम में, एज इट इज हर बार मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको सीखने से पहले 2 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का भी इसमें यूज होगा बेटा। मैंने तो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था यहाँ पे आपको, जो कि आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरह बताया हुआ है नोट्स में, आप जाके यहाँ से देख सकते हो। क्या है? इन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन इफ द फॉर्म इंटीग्रल ओवर 0 से लेके a k नोट t रो। ये क्या है बेटा? रो का साइन है। क्या है? ऐसे ही रो है, gt dt इज इक्वल टू f रो। जो हमारा रो है बेटा, ये रो किसके बीच में लाई कर रहा है? ए से लेके बी के बीच में हमारा क्या कर रहा है? रो लाई कर रहा है। और जो ए और बी है बेटा, जो बी और ए है वो हमारे क्या है? 2 रेडियाई है, एक इनर और एक आउटर। हमारा मान लो ये है, एक हमारा बी है वो इनर रेडियस है, और ए हमारा क्या है? आउटर रेडियाई है हमारा, ठीक है। आगे पता लग गया, एक इनर और एक आउटर रेडियाई ऑफ द एनुलर डिस्क। 2 चीजें हो गई बेटा, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये। एक उस पे क्या बोल रहा है? और द बाउंडिंग एंगल, एक उसने क्या ले लिया बेटा? बाउंडिंग एंगल ऑफ द एनुलर स्पेरिकल कैप। हमने एंगल ले लिया, एक एंगल, देखो पहली चीज ये ली, दूसरी चीज ये ली, एक इनर रेडियस, एक आउटर रेडियस, फिर उसने क्या ले लिया? एक बाउंडिंग एंगल भी ले लिया। तो बेटा हो गई ना 3 चीजें, 1 2 3। तो इसलिए क्या बोल दिया इसको? 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज नोन एज 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। 3 चीजें ले ली, इनर रेडियस, आउटर रेडियस और एक बाउंडिंग एंगल ले लिया। तो इस तीनों चीजों को क्या बोलते हैं हम? 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमारा तो यहाँ पे f है बेटा, f है। f क्या है हमारा? f है, और जो k नोट है, f और k जो है, ये दोनों क्या है? नॉन फंक्शन है बेटा, इनको हम जानते हैं। बट जो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? gt, g टू बी डिटरमिनाइन, हमें क्या करना है? gt फाइंड करना है बेटा। f और k नोट क्या है हमारा? यहाँ पे नॉन फंक्शन है, g हमारा क्या है? हमें डिटरमाइन करना है। अगर हमारा जो f है वो नॉन फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं, लेट अस वी डिफाइन f रो इज इक्वल टू समेशन ओवर r की वैल्यू कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ar रो की पावर r। अब हमारा कहाँ तक समेशन है बेटा? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है। तो मैं समेशन को अगर 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, समेशन को एक बार r की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ले दूं, और ये वैल्यू ar रो की पावर r, प्लस का साइन बेटा, इसको साफ कर देते हैं, देखो प्लस का साइन। फिर समेशन को क्या ले लिया हम? समेशन -1 तक ले लिया। -1 के बाद क्या आता है बेटा? r की वैल्यू 0 से लेके r की वैल्यू इन्फिनिटी, 1 की पावर r रो की पावर r। बताओ यहाँ इस ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से मैंने एक बार क्या ले लिया? -1 तक ले लिया। फिर -1 को हमने, -1 के बाद क्या आता है? 0 आता है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी ले लिया। इस चीज को मैं क्या लोड कर दूं? f1 रो लोड लेट कर दूं, और इस माइनस वाले को क्या कर दूं? f2 रो लेट कर दूं। देखो आगे चलते हैं, यही क्या हुआ होगा। देखो f को हमने दो पार्टों में, हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेटा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? प्लस वाले को f1 रो, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? f2 रो। इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ, और f1 प्लस f2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब जब हमारा f1 रो की जो वैल्यू हमने निकाल ली, तो उसकी जगह हम ये इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। जो इक्वेशन नंबर 1 हमने ये मानी थी, इसकी जगह हम f1 रो की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। एक साइड ये था, ये f1 रो की हमने वैल्यू पुट कर दिया, और हमें पता है f1 रो और f2 रो क्या माना है? ये हमारे f1 और f2 दोनों थे, तो हमने वहां पे दोनों f1 f2 लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया, जो f1 f2 हमने माने हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से आल्सो डिफाइन, हम डिफाइन एक और डिफाइन कर लेते हैं कि जी रो है वो किसके इक्वल होगा? g1 रो प्लस g2 रो। जिस प्रकार से ये हमने किया, उस प्रकार हमने डिफाइन कर लिया कि ये दोनों इसके इक्वल, g1 रो किसके इक्वल है? g1 रो प्लस g2 रो। और क्या बोल रहा है? जो हमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि g1 रो कहाँ पे लिमिट, कहाँ तक रो की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? a से लेके b तक। तो हम लिख सकते हैं कि a से b तक
क्या रहेगा, G1 प्लस G2 को हम लिख सकते हैं कि A से लेके B तक तो क्या वैल्यू है, 0 है, और बाकी 0 से लेके B तक क्या होगा, 0 होगा, और A से लेके रो तो इन्फिनिटी तक भी क्या होगा, ओनली इसके ऊपर हमें वैल्यू पता है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, बाकी दोनों पर क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी हमारी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखते हैं बेटा क्या है, ये है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन इसमें 2 क्या है, F1 रो किसके इक्वल है, F1 रो प्लस F2 रो के इक्वल है। चलो अब 5 पे चलते हैं। तो हमें पता था कि हम क्या ले लेते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी। देखो हमने क्या लिया, 0 से लेके इन्फिनिटी बेटा, के नोट टी रो GT DT को हमने क्या किया बेटा, याद रखना इसको हम क्या लिख सकते हैं, GT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया, G1 रो प्लस G2 रो था, तो यहाँ T में था तो G1T प्लस G2T ले लिया, DT हो गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया, एक बार GT के साथ मल्टीप्लाई, एक बार G1 के साथ, एक बार G2 के साथ लिख दिया। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 रो प्लस F2 रो। कैसे लिख सकते हैं वो अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे मैंने समझाया हुआ है। हमने ये लिया बेटा, सबसे पहले तो हमें पता है 0 से लेके B में लिया था हमने, यहाँ पे 0 से लेके B लिया, फिर हमारा क्या था, A से लेके B था बेटा यहाँ पे, फिर हमारा A से लेके इन्फिनिटी था। तो इस पे वैल्यू कितनी है, 0 है, इस पे वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है, तो बच गई क्या, ओनली ये हमारी, और ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था किसके इक्वल है, F1 रो के इक्वल। तो सिमिलरली एक बार F1 रो के इक्वल आएगा और एक बार किसके इक्वल आएगा, हमारा F2 रो के इक्वल आएगा, जब रो हमारा किसके बीच में है, इसमें है 0 से B से लेके इन्फिनिटी में, तो F2 आएगा, और जब हमारा 0 से लेके A में है तो हमारा रो F1 में आएगा। खत्म। अब प्रोसीडिंग एज 2 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, वी अज्यूम दैट, ठीक है, K नोट T रो इज सच दैट फॉर ऑल GT इज सेटिस्फाइड द रिलेशन। तो GT है वो सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को जो हम मान रहे हैं, क्या है कि 0 से लेके इन्फिनिटी K नोट T रो GT DT वो किसके इक्वल रहेगा, हमारा GT की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो है ये किसके इक्वल होगा बेटा, याद रखना ये यूट्यूब पे कुछ टीचरों ने अलग तरीके से पढ़ा रखा है, मैं नहीं बोल सकता उन्होंने कैसे पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं किसी टीचर के बारे में गलत नहीं बोलूँगा। क्योंकि जो हमारा K नोट T रो GT DT है बेटा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कुछ टीचर्स ने, ऐसा नहीं होता। जो हमने इसको 2 पार्ट, जैसे हम वैल्यू लेते हैं बेटा, कोई भी हमें पता है इस प्रकार से हम लिखते हैं एक प्लस माइनस में, तो हम 2 वैल्यू लिखते हैं, जैसे हम EIJ की लिखते थे, आपको रो IJ की लिखते थे बेटा, सब्स्टिट्यूशन टेंसर। इसकी 2 वैल्यू होती थी, एक 0 होती थी, एक 1 होती थी। 0 कब होती थी, ऐसे होता था हमारा I और J जब इक्वल होते थे तो हमारी 1 होती थी, I और J नॉट इक्वल टू होता था तो हमारी 0 वैल्यू होती थी। उसी प्रकार से इसकी वैल्यू K नोट T GT की वैल्यू जब रो हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो ये वैल्यू रहेगी बेटे हमारी, और हमारा दूसरा ये वैल्यू रहेगा। ठीक है बेटा, याद रखना ये हमारे 2 पार्ट है इक्वेशन 8 के। पहला पार्ट नंबर 1 ये है, पार्ट नंबर 2 ये है हमारा। ठीक है, यहां पे जो HIJ है, I की वैल्यू 1 2 है, J की वैल्यू 1 2 3 है, K2 जो हमारा है ये हमने यहाँ पे लिया है वो हमारा नॉन फंक्शन है। तो वो नॉन है तो K2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, K2 इज कर्नल सो दैट वोल्टेरा VIE क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बेटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 0 से लेकर रो K2 T रो GT DT किसके इक्वल है, F रो के इक्वल है, जो हमने इक्वेशन 1 से लिखा है। एंड जो K2 रो T है, अभी क्या है यहाँ T था, यहाँ हमने रो T ले लिया, जब कब लिया, जब लिमिट हमारी रो से लेके इन्फिनिटी, यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी थी, यहाँ रो से लेके इन्फिनिटी है, तो K2 रो T GT DT हमारा किसके इक्वल है, F रो के इक्वल। इनके हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीजें पढ़ना है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 10 मान लिया है बेटा। पोजेस यूनिक सॉल्यूशन फॉर G इन टर्म ऑफ आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शन F। तो अब क्या करना, अब बहुत इजी काम बच गया, बाकी लगभग काम हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन 8, इक्वेशन 6 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 6 ये हो गई, और जो इसका ये किससे इक्वल है, F1 रो के इक्वल है, और जो 8 का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा ये K नोट T नोट GT, और यहाँ पे भी देखो ये भी इसके इक्वल है। तो ठीक है, ये दोनों क्या हो गया बेटा, हमारा इक्वल हो गया, लिख दिया मैंने फर्स्ट पार्ट ये F1 के रो के, और सिमिलरली हमने इक्वेशन 7 और सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन 8 किया तो हमारा किसके इक्वल आएगा, F2 के इक्वल आएगा। ये पूरा हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इस साइड में जैसे ये हुआ था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये इस साइड में सेकंड पार्ट, ये F1 रो के इक्वल, ये F2 रो के इक्वल। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 10 और इसको इक्वेशन नंबर 11 और इसको हमने इक्वेशन नंबर 12 नाम दे दिया।
अब इन नेक्स्ट स्टेप लेट अस डिफाइन द अननोन फंक्शंस। हम कुछ अननोन फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं जो हमने मान लिया S1 S2 T1 T2 C1 C2 सच दैट। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिफाइन कर लिया कि हमने कुछ फंक्शंस जो आपको दिख रहे हैं ये मैंने डिफाइन कर लिया कि जब हम लेते हैं H1 रो से लेके इन्फिनिटी K2 डेल टी G1T H13 dt, तो हमारी वैल्यू ये आती है S1 रो माइनस T1 रो जब ये लिमिट्स रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये डिफाइन किया बेटा 4। तो इनका हमें यूज करना है, इसको 13 माना, इसको 14 माना, इसको 15 और इसको 16, ये हमने लेट किया बेटा, डिफाइन किया। इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है बेटा मेरे पास इसके लिए, ठीक है। इसको आपने याद करके लिखना है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि इक्वेशन आर हुज सॉल्यूशन आर अननोन, दीज इक्वेशंस आर सच, जो ये वो इक्वेशन है जिनका हमें सॉल्यूशन क्या है, नोन है, पता है हमें। तो हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 11 13 एंड 15। बेटा 11 पे चलते हैं सबसे पहले, 11 13 15। 11 देखो 11 कहाँ गई, यहाँ है हमारा 11 का देखो, ये हमारा 11 है बेटा, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। सारी इक्वेशन को पहले मार्क करते हैं। 11 बोला उसने, उसके बाद उसने बोला 13, ये वाले 13, और उसके बाद बोला उसने 15। बेटा ध्यानपूर्वक देखना, थोड़ा सा समझोगे ना तो आपको अगली इक्वेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। चलो अभी 11 पे चलते हैं बेटा। यहाँ 11 पे देखो, इस यहाँ देखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ देखना, जो देखना है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ देखो। यहाँ क्या है, K2WT, यहाँ से देखना शुरू करो इसको। H1W का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई K2WT GT H13 DT DW। चलो आगे देखते हैं। अभी इतना पढ़ा बेटा आपने। यहाँ पे क्या है बेटा, H1 डेल K2 डेल T G1T H1T DT। बेटा यहाँ पे डेल है, देख रहे हो, और यहाँ पे W है ओनली, बाकी इक्वेशन सेम है, आप देख रहे होंगे। तो इस यहाँ स्क्वायर है, वहाँ स्क्वायर नहीं है, सिंगल है। तो इसकी जगह मैं बेटा क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ। लिमिट क्या है, 0 से a, ठीक है भैया। W से रो है, डेल है बेटा, डरना नहीं है कहीं पर भी। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ S1 रो। तो पुट करते हैं, यूज करते हैं। इसकी जगह पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, S1 डेल है, हमारा डेल था तो वहाँ W है तो S1 W हो जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, ये हमने लिखा। इसकी जगह क्या पुट कर दिया, S1 W पुट कर दिया। दूसरी साइड का हमने एज इट इज लिख दिया बेटा, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोनों साइड आपके इक्वल है। यहाँ पे देखो, उसके बाद 15 का क्या यूज किया कि F1 रो था जो हमारा, F1 रो की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा, ये हमने पुट कर दिया F1 रो की वैल्यू यहाँ पे दूसरी साइड में, ये ठीक है। अब देख रहे हो सारी वैल्यू इक्वल है दोनों साइड में, तो कैंसिल आउट कर दिया हमने। इस साइड में ये बच गया और इस साइड में हमारा ये बच गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं S1 रो और C1 रो हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली फिर हमने 12 14 और 16 का यूज किया तो ये हमारे ये आ गए, ठीक है। 18 इक्वेशन मान लिया, इसको 19 मान लिया। फंक्शन C1 C2 R कैन बी इलिटेन इन टर्म ऑफ नॉन फंक्शन F1 एंड F2। अब आगे क्या बोल रहा है कि S1 S2 है वो तो नॉन हो गए, बट T1 T2 क्या है, अभी भी रिमेन अननोन है हमारे, हमें नहीं पता। तो सो फाइंड दीज वी फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 13। तो इक्वेशन 5 है और 13 का यूज करेंगे तो हमारी ये आएगी, देख लेना, बिल्कुल सिंपल सा है, यही जैसे मैंने लिखा वैसे ही है। और 5 और 14 का यूज करेंगे तो हमारी ये आएगी, इक्वेशन नंबर 21। तो उसके बाद बोला इन्वर्ट इक्वेशन 14, जो इक्वेशन 14 है उसको इन्वर्ट करेंगे और फाइंड करेंगे G2T इन टर्म ऑफ T2 एंड S2 एंड पुटिंग इन वैल्यू इन G2 इन इक्वेशन नंबर 20। तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कंटेनिंग द अननोन फंक्शन T1 एंड T2, ठीक है। The two equations are freedom equation of second kind and therefore it should be solved by irritative method। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक। अब आपको बेटा देखो थोड़ा सा समझ में कम आया ही आया होगा, कोई डाउट नहीं। इसको बेटा आप 3 बार करो ट्राई, बैठकर आराम से। बेटा ये थोड़ा टफ है, देखो इसमें हम भी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे आपकी, जितनी हेल्प कर सकता हूँ जितना ईजी मैं इसको लिख सकता था, जो आपकी कहीं भी नोट्स मिलेंगे इतना ईजी फॉर्म में कहीं आपको नहीं मिलेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, मेरे पास पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ कंप्लीट हो गया है। कुछ यूनिवर्सिटी में पार्शियल में ही हमारा COB मैथ भी है, मैकेनिक्स मैथ भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके तक आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट करा दिया है। थर्ड मैंने आपका इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेट अभी कंप्लीट होने को हो गया है। उसके बाद 4th नंबर पे मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कंप्लीट करा दिया है। 5वें नंबर पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्सियोलॉजी,
सीस्मोलॉजी, ठीक है, ये कंप्लीट करा दिए। तो ये नोट्स हर सब्जेक्ट के RS 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। आपको अगर पांचों के एक साथ लेते हैं तो ओनली RS 400 रुपीज़ में आपको हम अवेलेबल करा देंगे, एक साथ सारे बाई करोगे तो, ठीक है बेटा। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि बेटा डिस्क्रीट मैथ है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो मैथ है बेटा वो अलग अलग है, एक मैथ नहीं है बेटा, ये अलग मैथ है, ये अलग मैथ है बेटा। तो ये दोनों मेरे से एक साथ बाई करने की कोशिश मत, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैंने नहीं कराया अभी तक, और लास्ट में देखेंगे, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये अभी मेरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स के मैंने अभी 25 ही लेक्चर अपलोड किए बेटा, और मैं अभी 15 लेक्चर उसके ऊपर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा मैथ है, सेम सियोलॉजी को मिला के मेरे 50 लेक्चर्स कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में नहीं करा पाऊंगा, पहले मैं अभी इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ लेक्चर बच गए थे वो कंप्लीट करा रहा हूँ, बाकी पार्शली कंप्लीट हो गया, डिस्क्रीट मेरा अप्रोक्सीमेट कंप्लीट है, इंटीग्रल इक्वेशन कंप्लीट है बेटा। ये सभी जो आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है ना बेटा, सब मैं 65 मार्क्स का यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से जाके आप ले लो ना बेटा, नोट्स ओनली 100 रुपीज़ में है, वीडियो लेक्चर फ्री मिल रहा है। नोट्स का पता है फायदा क्या है बेटा, फायदा ये है कि आप इजीली देख सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार प्रिंट निकलवा लो नोट्स का। और नोट्स का प्रिंट लेने का तरीका बताता हूँ बेटा, मान लो ये हमारा A4 साइज पेपर है, उस भाई को जिससे प्रिंट निकाल रहे उसको बोलो कि एक पेज पे 4 पेज निकाले, 1 2 3 4, तो 4 इस पेज पे आ गई, 4 इसके बैक साइड, मतलब एक पेज पे 8 पेज निकल गए, पढ़ने में भी इजी रहेगा। एक पेज यहाँ रहेगा, एक पेज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक पेज पे 4 पेज प्रिंट निकल जाएगा, क्योंकि मैं डिस्प्ले ही मेरा इस प्रकार का है कि मेरे को रिकॉर्डिंग में इजी रहता है। तो इस प्रकार से नोट्स प्रिंट करवाओगे तो एक पेज पे 8 आ जाएगा। मान लो 400 पेज है तो एक पेज पे 8 आ गए, तो 50 पेज पे आपके पूरे नोट्स आ गए यार, देखो कितना छोटा सा है। वैसे मेरे कितने 400 पेज आप प्रिंट निकलवाओगे तो वो 200 पेज हो जाएंगे आपके, मत कराओ ना इतना खर्चा, ओनली 50 पेज निकल, 50 पेज में 50 रुपये ले लेगा प्रिंटर वाला ज़्यादा से ज़्यादा, और एक साथ सारे सब्जेक्टों को निकलवाओगे तो और 50 रुपये कम कर देगा आपका। तो ये सब चीज़ें आप मैनेज करो, सीखो, अभी MSc में हो गए हो, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब ये आपको मिलेंगे, आपको एग्जाम में ऐसा हुआ रखा हुआ क्वेश्चन, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको करना है और मजे करते रहना है। थैंक यू।